हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलोकेशन इन फिलोयम। तो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि फिलोयम क्या है। तो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो ओवरऑल प्लांट का सिस्टम होता है उसमें हम वैस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस देखते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू क्या है, एक तरह से कंडक्टिव टिश्यू माने जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। तो एक ऐसा वैस्कुलर टिश्यू जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं फिलोयम। तो आज हम बात करेंगे कि फिलोयम किस ढंग से हेल्प करता है जो भी प्लांट में फूड का सिंथेसिस हुआ है उसे अलग अलग एरिया में ट्रांसलोकेट करने में। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फूड ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत क्यों है। तो एज यू नो कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके थ्रू फूड सिंथेसिस होता है प्लांट्स में। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि जो भी फूड का सिंथेसिस होता है वो सिर्फ लीफ एरिया में होता है, लेकिन आपको पता है कि प्लांट के सभी पार्ट को फूड की ज़रूरत होती है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाइक फोटोसिंथेसिस हो जाने के बाद जो फूड होता है वो लीफ एरिया को छोड़ के बाकी सब एरिया में ट्रांसपोर्ट करता है। इनफैक्ट मेनली उस एरिया में जिस एरिया में फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लीफ होता है उसे हम बोलते हैं सोर्स, ठीक है, क्योंकि वो सोर्स है फूड का। तो लीफ को हम बोलेंगे सोर्स, और जहाँ पे वो जाकर अपना फूड का सप्लाई देगा उसे हम बोलेंगे सिंक। तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है थ्रू जाइलम। और ये वाटर का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आंसर खुद ही मालूम पड़ जाएगा। सपोज आप क्या करते हैं, जब भी एक प्लांट में आप पानी देते हैं तो वो पानी मेनली कहाँ जाता है, रूट्स की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जो वाटर का ट्रांसफर होगा वो थ्रू रूट्स से लेके बाकी सारा जो उसका अपर एरिया है उस एरिया में होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है जाइलम से जो वाटर का ट्रांसफर होता है कि वो यूनिडायरेक्शनल है। क्योंकि रूट में क्या है, रूट को वाटर मिल रहा है तो रूट वाटर एब्जॉर्व करने के बाद उन सारे वाटर को अपर पोर्शन में जो प्लांट्स के पार्ट हैं उसको ट्रांसफर करता है। तो इसीलिए ये जो ट्रांसफर होता है वाटर का थ्रू डाउनवर्ड टू दी अपवर्ड होता है, यानी एक यूनिडायरेक्शनल है ये। जो रूट होता है उससे लेके वो स्टेम की तरफ मूव करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, वो मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। अब मल्टी डायरेक्शनल बोलने का मतलब क्या है, सपोज जैसे कि लीफ है तो लीफ के इस साइड में भी आपको कुछ सेल्स मिलेंगे और इस साइड में भी आपको सेल्स मिलेंगे। अगर इन सेल्स को ज़रूरत है फूड की तो ऑब्वियसली लीफ से ये फूड इधर आएगा, और अगर उसके ऊपर वाले सेल को ज़रूरत है तो लीफ से अपर एरिया में जाएगा। तो इसीलिए जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम यूनिडायरेक्शनल ना बोल के इसे या तो बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं, एज वेल एज इसको मल्टी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर सेल, एक और सेल अगर इसके यहाँ पे मौजूद है तो ऑब्वियसली वो फूड जो है वो इधर भी ट्रांसफर होगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जो ये सिस्टम आज हम समझने वाले हैं उसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, एज वेल एज बल्क फ्लो के भी नाम से जाना जाता है। और इसको इन सब नामों से क्यों जाना जाता है वो जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो हम समझ जाएंगे कि इनको ऐसे ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या होता है कि लीफ में क्या हो रहा है, फूड का सिंथेसिस हो रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस। उसके बाद इधर पे क्या होगा कि जो फूड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो फूड एक्यूमुलेट हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का कोई एक ही क्लास नहीं है, अलग अलग क्लास है, लाइक ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी जो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होने का वो अलग होता है, और ट्रांसपोर्ट वाला जो फॉर्म है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। जो फूड सिंथेसिस होता है वो होता है ग्लूकोज। आपको पता है कि जब आप एक रिएक्शन देखते हो फोटोसिंथेसिस का तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है या फिर जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज। तो यहाँ जो फूड सोर्स होगा वो होगा ग्लूकोज जो बनेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा सुक्रोज। तो अब क्वेश्चन बनता है कि ये डिफरेंस क्यों, क्योंकि जो सिंथेसिस हो रहा है वो है ग्लूकोज लेकिन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो है सुक्रोज। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एज वेल एज ये एक रिड्यूसिंग शुगर है।
तो अगर ये नॉर्मली फ्लो सिस्टम में या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फ्लो करेगा तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ये अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो कि सही नहीं है। लेकिन सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो कि किसी भी चीज़ से रिड्यूस नहीं होगा। इसीलिए जो फूड का सिंथेसिस फॉर्म है वो होता है ग्लूकोज, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है वो होता है सुक्रोज। क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा नॉन रिड्यूसिंग जो फॉर्म होता है वो सबसे बेस्ट होता है। रिड्यूसिंग फॉर्म अगर रहेगा तो वो किसी ना किसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका ओवरऑल जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि फूड का जो ओवरऑल सिंथेसिस है उसका क्या कंसेप्ट है, कि किस फॉर्म में सिंथेसिस हो रहा है और किस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसिस होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और जो स्टोरेज होता है उस फूड का वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल ग्रेडियंट की। जो ये ट्रांसपोर्ट होता है वो माना जाता है कि वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, यानी ये एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कि वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट। तो वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट ये है कि जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि अपने हाई एरिया से लो एरिया की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। यानी जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो वाटर मॉलिक्यूल उस एरिया से दूसरे एरिया में मूव करेगा जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो इसे हम बोलते हैं ओवरऑल वाटर पोटेंशियल। तो ओवरऑल जो ये प्रोसेस है उससे अब हम समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने सारे बेसिक चीज़ों से डील कर लिया है। तो होता क्या है एक्चुअल में, ये लीफ एरिया में बहुत सारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के कारण क्या होता है कि ये अपने सोर्स एरिया से कंपेनियन सेल में आकर स्टोर होने लगता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज बिकॉज ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो जब यहाँ पे सीव ट्यूब में आता है ये सारा का सारा सॉल्यूट, तब क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। और सॉल्यूट कौन है? ऑब्वियसली सुक्रोज। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ जो बगल में एक और वैस्कुलर सिस्टम है जो कि है जाइलम, जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, और अभी मैंने आपको बताया ड्यूरिंग वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सो एज बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, सॉल्वेंट यहाँ पे एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर की टेंडेंसी क्या है कि जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, और वही यहाँ पे होता है। वाटर जब इस सीव ट्यूब में एंटर कर जाता है तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हाई जो प्रेशर होता है वो जनरेट होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो सोर्स एरिया होता है वहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल होता है जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है या प्रेशर पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के एंट्री के थ्रू यहाँ पे जो प्रेशर पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस प्रेशर पोटेंशियल के बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है दैट इज़ दी फूड मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड ट्रैवल करने लगते हैं। चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो, डिपेंडिंग कि हाँ कौन से सेल को फूड की रिक्वायरमेंट है। अब क्या करेंगे, ये प्रेशर का जो ओवरऑल ग्रेडियंट डेवलप हुआ इसके थ्रू क्या होगा कि फूड जो है वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जब इस एरिया में फूड पहुंचेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वापस से वो कंपेनियन सेल के थ्रू एंटर करेगा और सिंक में एंटर कर जाएगा। सिंक कौन सा एरिया है जो कि जिसको फूड की रिक्वायरमेंट है। अब आता है यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट, एज बिकॉज यहाँ पे फूड का जो कंसंट्रेशन है वो अब कम हो गया है, यानी इनडायरेक्टली बोले तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि जितना भी सॉल्यूट यहाँ पे सीव ट्यूब में था वो अब सिंक में चला आया। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेगा, वाटर वापस से जाइलम में डिफ्यूज हो जाएगा। ओके, तो इस वे में ही आपका सारा का सारा जो फिलोयम का लोडिंग और अनलोडिंग है ये होता है। अब बात करते हैं दो टर्म्स की जो कि है फिलोयम लोडिंग और फिलोयम अनलोडिंग। यहाँ पे जो फूड पैक हो रहा है या फिर रेडी हो रहा है यहाँ पे सिंक में ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तो यहाँ जो फूड रेडी होता है जो कि सीव ट्यूब में एंटर कर जाता है उसे हम बोलते हैं फिलोयम लोडिंग। लेकिन ये फूड जब आके सिंक में एंटर कर जाता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फिलोयम अनलोडिंग।
और हमने एक और टर्म की बात की थी जो कि एकदम स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ओवरऑल ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम इसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है उसी के थ्रू जितने भी फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रैवल होके सिंक की तरफ पहुँचते हैं। तो इसीलिए ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसको हम एक हाइपोथेसिस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इसके अलावा एक और नाम दिया जाता है दैट इज द बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। बल्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फूड है वो सारा का सारा बल्क में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक एक मॉलिक्यूल आकर फिर एंटर कर रहा है, नहीं, यहाँ पे जो सारा का सारा फूड है वो बल्क में ट्रांसफर हो रहा है। अब थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये होता कैसे है। तो आपको पता है कि लीव्स में क्या है, बंडल शीथ सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। तो इनिशियली क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज मेनली सुक्रोज, वो सबसे पहले मेसोफिल में एंटर करता है। मेसोफिल से क्या होगा कि वो बंडल शीथ सेल में एंटर करेगा। बंडल शीथ सेल के बाद वो फिलोएम पैरेन्काइमा में एंटर करेगा। फिलोएम पैरेन्काइमा से कंपेनियन सेल में एंटर करेगा एंड आफ्टर कंपेनियन सेल उसके बाद वो सीव ट्यूब में एंटर करेगा। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस जिसके थ्रू फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसलोकेशन करना है। ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम एग्जाम में क्या कर दिया जाता है कि इसको दे दिया जाता है और बोला जाता है कि क्या ये जो फ्लो दिखाया गया है वो सही है या नहीं। तो आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले मेसोफिल सेल में आके ट्रांसपोर्ट होता है फूड, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल से वो फिलोएम पैरेन्काइमा में आता है, फिलोएम पैरेन्काइमा से वो कंपेनियन सेल में आता है और कंपेनियन सेल में आने के बाद ही वो सीव ट्यूब में एंटर करता है। एक और कंसेप्ट मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे जो लोडिंग होता है, जो कि हमने सोर्स के साइड में देखा था कि यहाँ पर जो लोडिंग होता है वो होता है दो पाथवे के थ्रू। या तो वो एपोप्लास्टिक पाथवे भी हो सकता है या तो वो सिम्प्लास्टिक पाथवे भी हो सकता है। तो लोडिंग जो है वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों पाथवे के थ्रू होता है। एपोप्लास्ट का मतलब होता है कि सेल्स के साइट सेल का जो सेल वॉल होता है, यानी डिफरेंट सेल्स के जो सेल वॉल है उनके थ्रू कांटेक्ट में रहता है और जो भी एरिया दो सेल्स के बीच में बचता है उस एरिया के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट। लेकिन सिम्प्लास्ट में क्या होता है, सिम्प्लास्ट में डिफरेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होते हैं एज वेल एज प्लाज्मोडेस्माटा भी इन्वॉल्व होता है। तो ये है दो डिफरेंस एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में। हम आने वाले वीडियो में एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में काफ़ी ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक रफ व्यू दिया है ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि जो फ्लोएम लोडिंग होता है यानी सोर्स से जो भी फूड रेडी होते हैं सिंक पे ट्रांसफर होने के लिए, वो जो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय एपोप्लास्ट भी हो सकता है या फिर बाय सिम्प्लास्ट भी हो सकता है। और सिर्फ लोडिंग ही नहीं, अनलोडिंग भी जो होती है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो थ्रू एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट या फिर सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। तो आपको ये याद रखना है कि जो लोडिंग और अनलोडिंग होती है उसमें दोनों ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज द एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट एंड द सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। कभी कभी ये जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है या फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे हम फोटो एसिमिलेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है इसीलिए इसको फोटो एसिमिलेट्स भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि 2015 जून में आया है। तो क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस बाय फोटोसिंथेसिस आर कन्वर्टेड इनटू अ सुक्रोज एंड ट्रांसपोर्टेड विया फ्लोएम टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। The following aspects are associated with sucrose uploading in a phloem and its transport। तो इसमें ओवरऑल डिस्क्राइब किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसिस होता है और उसके बाद क्या होता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और इस सुक्रोज में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाई फिलोएम। तो आपको बहुत सारे टर्म्स दे दिए गए हैं, लाइक बहुत सारा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया है और कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो आपको इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट से। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि बोथ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आर ट्रांसपोर्टेड एफिशिएंटली थ्रू फ्लोएम। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर दोनों के दोनों बहुत ही एफिशिएंटली फिलोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट हो जाते हैं? ऐसा होता है? नहीं। मैंने आपको बताया कि जो सिंथेसिस होता है फूड का वो ग्लूकोज फॉर्म में होता है, तो ग्लूकोज से वो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है क्योंकि ग्लूकोज फॉर्म क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म है एज वेल एज वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। जो ग्लूकोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है इसीलिए वो ट्रांसलोकेट नहीं होता है, इसलिए उसका कन्वर्जन सुक्रोज में ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि बोथ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आर ट्रांसपोर्टेड एफिशिएंटली थ्रू द फ्लोएम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, टोटली गलत है।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर हम एलिमिनेशन करें तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, तीनों में ए है, और हमने यहाँ पे इजीली कह दिया कि ए जो स्टेटमेंट है वो टोटली गलत है। तो इससे क्या हुआ, हमें मालूम पड़ गया कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सम हाउ 2 होने वाला है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हमेशा आपको एक एलिमिनेशन मेथड अपनाना है, जिससे क्या होता है कि गलत आंसर करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज जाती है। जैसे कि आपने देखा, हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट सॉल्व किया और हमें मालूम पड़ गया कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो ऑल्दो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर रखा है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में क्या है, ए का प्रेजेंस है और हम ए को क्या बोल चुके हैं कि ये गलत है। सेकेंड देखते हैं, सुक्रोज अपलोडिंग कैन बी बोथ सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सुक्रोज का अपलोडिंग या फिर उसका अपलोडिंग एज वेल एज अनलोडिंग, दोनों का दोनों जो है वो सिम्प्लास्ट के थ्रू भी हो सकता है और एपोप्लास्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो टोटली करेक्ट है। अब बात करते हैं सी का। सी में बोला गया है द रूट ऑफ फिलोएम अपलोडिंग इज मेसोफिल सेल्स, फिलोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एंड द सीव ट्यूब सेल्स। तो ये स्टेटमेंट टोटली सही है। हमने जस्ट अभी देखा था कि जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हो रहा है, पहले मेसोफिल सेल्स इन्वॉल्व है, फिर बंडल शीथ, फिर फिलोएम पैरेन्काइमा, फिर कंपेनियन सेल्स, उसके बाद है सीव ट्यूब। तो यही चीज़ें वहाँ पे भी मेंशन की गई हैं क्वेश्चन में। तो ये जो स्टेटमेंट है सी स्टेटमेंट, वो भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो इन्होंने ओवरऑल जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है वो टोटली करेक्ट है। उसके बाद डी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट इन सीव ट्यूब इज एज पर दी प्रेशर फ्लो मॉडल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लो हो रहा है इसको प्रेशर फ्लो मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्रेशर का जो ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है उसी के थ्रू ओवरऑल ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी टोटली करेक्ट है। तो हमने देखा कि बी, सी और डी स्टेटमेंट जो है वो टोटली करेक्ट है और ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो बी सी डी का कॉम्बिनेशन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस वे में हमने देखा कि ऑल्दो हमने जो पहला ऑप्शन था उसे ही सॉल्व करके हमने देख लिया था कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हमने एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो बाकी हमारा करेक्ट आंसर था उसे निकाल लिया। दैट इज द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।